हेलो बेटा। हमने बेटा जो पहले लेक्चर में जान लिया था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारा जो टॉपिक है बेटा जी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें कंट्रोल वर्ड का क्या मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, एनिमल में केमिकल एज वेल एज नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, जबकि प्लांट में ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। तो हम यहाँ पे सिस्टम शुरू कर रहे थे बेटा जी आपका यहाँ पे नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। तो वहाँ पे हमने एक ब्रीफ आइडिया जाना था यहाँ पे कि नर्वस सिस्टम जो होता है उसके दो कंपोनेंट है, सीएनएस और पीएनएस। फिर हमने सीएनएस के पार्ट को जाना, पीएनएस के पार्ट को जाना था। हमने बातें की थी हमारा ब्रेन जो होता है उसके भी तीन पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हमने उन सब की बातें कर ली थी। हमने लास्ट क्लास में आपको एक टॉपिक बोला था कि द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम अगर कोई है तो वो कौन है बेटा जी, न्यूरॉन है। तो आपने 9th क्लास में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, बट चलेगा वो 9th क्लास थी। बट अब 10th क्लास में दोबारा से पहले एक बार यहाँ पे न्यूरॉन के बारे में बातें करते कि न्यूरॉन होता क्या है। तो सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन की बातें कर ले। ये मैंने डायग्राम बना कर रखा है बेटा जी यहाँ पे। चलिए इसकी बातें शुरू करते हैं बेटा। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट बेटा जी द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट। पहला पॉइंट बेटा जी द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम अगर कोई है तो वो कौन है बेटा जी, न्यूरॉन है। अगला पॉइंट है बेटा जी यहाँ पे द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन कोई बहुत अलग चीज नहीं थी, जस्ट ए सेल एंड इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। अगर कोई है तो कौन है बेटा जी, यहाँ पे न्यूरॉन है। हमारी बॉडी में अगर न्यूरॉन के नंबर की बात करोगे तो न्यूरॉन का नंबर है बेटा जी 100 बिलियन। हमारा जो नर्वस सिस्टम वो अप्रोक्स 100 बिलियन न्यूरॉन से मिलके बना है बेटा जी यहाँ पे, यानी कि एक या दो नंबर में नहीं है, 100 बिलियन इनका नंबर है बेटा जी यहाँ पे। ये लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी है और स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब बातें करते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है कैसा है। तो आपको बता दो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बिल्कुल अपने हाथ के जैसा है। अब ये कैसे, उस वर्ड को जरा समझ के देखते हैं यहाँ पे। तो पहला हमने पॉइंट बोला बेटा जी यहाँ पे न्यूरॉन को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में बेटा जी यहाँ पे। एक हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं बेटा सेल बॉडी, और दूसरा जो हिस्सा होता है बेटा जी हम उसको बोलते हैं यहाँ पे न्यूराइड्स। हम पूरे न्यूरॉन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं बेटा जी, सेल बॉडी एंड द न्यूराइड्स। अब पॉइंट आता है सेल बॉडी क्या है, तो मैं कहूंगा इट इज जस्ट लाइक ए सेल। ये न्यूरॉन का उस हिस्से का नाम है जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड डिफरेंट सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट है। वो पार्ट ऑफ द न्यूरॉन क्या कहलाएगा बेटा जी, यहाँ पे सेल बॉडी। इसका मेन काम होता है जो भी इंफॉर्मेशन इसके पास आ रही है उसको एनालिसिस करना और आंसर को प्रिपेयर करने का काम। मतलब जब भी कोई मैसेज आएगा, जब भी कोई सिग्नल आएगा, ये उसे प्रोसेस करेगा, उसे एनालिसिस करेगा और उसके लिए एक रिजल्ट को क्या करेगा बेटा जी, प्रिपेयर करेगा और फिर उसको भेजने का काम करेगा। तो मैंने पहला पॉइंट बेटा बोला यहाँ पे इट इज द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इन विच न्यूरॉन एंड द अदर सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट। ओके, मैंने बोल दिया बेटा जी सेल बॉडी प्रेजेंट है बेटा जी यहाँ पे न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेली। अगला पॉइंट समझना बेटा, आप ये कहते हो सर राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये बात बिल्कुल सही है, बट जब हमने न्यूरॉन को स्टडी किया तो वहां पे स्टडी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था बेटा जी नीजल, और उसने क्या देखा न्यूरॉन के अंदर एक ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब कुछ ग्रेन्यूल से पड़े हुए साइटोप्लाज्म में, तो उसने उनका नाम रखा बेटा जी नीजल ग्रेन्यूल। तो यहाँ पे जैसे लेबल कर रखा है बेटा जी यहाँ पे कि न्यूरॉन के आस इसके न्यूक्लियस के आसपास ऐसे ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, उसका मैंने नाम रखा है नीजल्स ग्रेन्यूल। तो ये मैंने क्यों ऐसा नाम रखा, उस नाम को जरा समझ के देखते हैं। आप ये कहते हो सर ये हमारा जब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर हमारा जो सेल ऑर्गेनेल होता है उसका नाम होता है ईआर। फुल फॉर्म होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द सेल ऑर्गन दैट प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर कौन होता है बेटा जी, यहाँ पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। आपने जाना है जो ईआर होता है दो प्रकार का होता है, उसके ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो क्या है बेटा जी, आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर उसके पास राइबोसोम अब्सेंट है तब कहते हैं वो कौन है बेटा यहाँ पे एससीआर, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पढ़ा है बेटा आपने वर्ड, उसी वर्ड की मैंने बात की बेटा जी यहाँ पे कि यहाँ पे इस तरह से अगर राइबोसोम बैठा हुआ होगा
तो मैं कहूंगा कुछ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर बैठा है बाहर बेटा जी, तो हमने इस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर के लिए जो वर्ड यूज किया वो क्या है बेटा जी, यहाँ पे हमने साइंटिस्ट के नाम पे नाम रखा है यहाँ पे नीजल्स ग्रेन्यूल। तो एक लाइन समझने की बात है बेटा जी, नीजल ग्रेन्यूल आर द प्रोटीन फैक्ट्री एज इट रिप्रेजेंट द राइबोसोम। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जी, राइबोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने कहा इसका मैंने क्या कहूंगा, प्रोटीन की फैक्ट्री है। तो मैं कहूंगा यस, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड अदर सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जिसमें कहूंगा नीजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट। अगला पॉइंट आता है सर और क्या क्या चीज है जो स्पेसिफिक इसके पास और किसी और के पास ना हो, मतलब न्यूरॉन के अंदर और क्या क्या नई चीज प्रेजेंट है जो बाकी सेल्स में ना हो। तो मैं कहूंगा यस, इसके पास एक और बात को समझते हैं बेटा जी, दे हैव द proteinous structure, they have the filamentous proteinous structure that help to maintain the neuron structure, और उसका नाम रखा जाता है बेटा जी न्यूरोट्यूब्यूल। समझिएगा बेटा जी, मैं आपको ये बता रहा हूं ये न्यूरॉन का वो पार्ट है जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट और बाकी सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ये बात मैंने पहले पॉइंट में बोला। अब मैंने कहा इसमें मैंने एक स्पेसिफिक चीज लेबल की, नीजल ग्रेन्यूल। ये कोई अलग चीज नहीं है बेटा जी, एक्चुअली जो सेल में राइबोसोम होती है वही चीज है, बस हमने यहाँ पे उनका नाम कर रखा है नीजल ग्रेन्यूल्स रखा। तो मैं कहूंगा नीजल ग्रेन्यूल्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री, दे रिप्रेजेंट द राइबोसोम ऑफ द सेल। ठीक है, अब मैंने अगली वर्ड क्या बोला, जैसे एक सेल की शेप को मेंटेन करते हैं उसके अंदर साइटोस्केलेटन होता है। तो मैंने वर्ड क्या बोला, साइटोस्केलेटन। साइटो बोले तो सेल, स्केलेटन बोले तो बेटा स्केलेटन सिस्टम। हम कहते हैं भाई हमारी बॉडी के पूरे शेप और साइज को मेंटेन कौन करता है, हमारा स्केलेटन सिस्टम, जो या तो बना होता है बेटा जी आपका यहाँ पे किसका, कार्टिलेज का, या फिर बना होता है किसका बेटा जी आपका यहाँ पे बोन्स का। यही तो बातें करते हो। तो मैंने एक वर्ड बोला बेटा जी यहाँ पे कि यहाँ पे एक सेल जो है, सोचिएगा सेल का अगर इस प्रकार का शेप है तो कोई तो उसके अंदर भी ऐसा सिस्टम होगा जो शेप को मेंटेन करता होगा। तो साइटोस्केलेटन जो होता है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। वो किसका बना होता है बेटा जी, प्रोटीन्स का बना होता है। तो हमने कहा ऐसा प्रोटीनियस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो न्यूरॉन की शेप को मेंटेन करता है, मैंने उसका नाम रख दिया बेटा यहाँ पे न्यूरोट्यूब्यूल्स। न्यूरो वर्ड टेकन फॉर द न्यूरॉन्स, ट्यूब्यूल वर्ड बेटा जी दीजिए ट्यूबुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ट्यूब जैसा एक लेंथ वाइज स्ट्रक्चर है जो एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। तो मैंने कहा यस, इट मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक बात है। अगले वर्ड माना बेटा, ऐसे इसमें कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका हम नाम रखते हैं न्यूरोफिब्रिल। ये क्या है बेटा जी, जो नर्व के जब न्यूरॉन का काम होता है सिग्नल को बेटा जी कनेक्ट करके यहां से वहां अलग पार्ट में लेके जाना। तो ये बातें करते बेटा जी हेल्प इन द नर्व इंपल्स कंडक्शन, इट हेल्प इन नर्व इंपल्स कंडक्शन। इसके अंदर कैसे मैसेज ट्रांसफर होता है, कैसे नर्व इंपल्स चलती है, उसमें हेल्प करने वाला कौन है बेटा जी यहाँ पे न्यूरोफिब्रिल्स। ये हर एक चीज बेटा सेल बॉडी में प्रेजेंट है। तो मैंने सेल बॉडी के बारे में क्या कहा, ये न्यूरॉन का वो पार्ट है जहां पे सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस एंड बाकी सब चीजें प्रेजेंट है बेटा। ये सेंटर वाले पार्ट को हम बोलते हैं यहाँ पे, ये आपका सेल बॉडी है। सेल बॉडी में जो लिक्विड भरा हुआ आपने कहा उसका नाम होता है न्यूरोप्लाज्म। क्यों मैंने बोला यहाँ पे, क्योंकि न्यूरो वर्ड यूज फॉर द कि भाई न्यूरॉन के अंदर बैठा है बेटा जी यहाँ पर प्लाज्म, मतलब उसका साइटोप्लाज्म की बात है। तो मैं कहूंगा द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन और द सेल बॉडी इज नोन एज बेटा जी यहाँ पे न्यूरोप्लाज्म। वर्ड हो गया यहाँ पे। अगले वर्ड में आते हैं। अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल बॉडी, सेल बॉडी का फंक्शन क्या है, तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, इट रिसीव द मैसेज एंड एनालाइज एंड प्रिपेयर द आंसर। ये मैसेज को रिसीव तो करती है, साथ में क्या करती है, उस पर एनालिसिस करती है, उस पर थिंकिंग करती है, मतलब उस आंसर को प्रिपेयर प्रोसेसिंग करने का सारा काम किसका होगा बेटा, सेल बॉडी का होगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब अगला पॉइंट आता है व्हाट आर न्यूराइट्स। तो मैं कहूंगा इस सेल बॉडी के बाहर जो भी प्रोजेक्शन निकले हैं, जो भी प्रोजेक्शन निकले हैं, प्रोजेक्शन क्या है बेटा यहाँ पे न्यूराइट्स। तो जरा मेरे हाथ को देखो, न्यूरॉन कुछ ऐसा होता है, ये वाला हिस्सा जो है ये तो सेल बॉडी है। इस सेल बॉडी के बाहर क्या निकला है, ये निकले हुए बाहर बेटा जी, या फिर एक प्रोजेक्शन ये निकला है।
तो मैं कहूंगा ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्शन निकले हैं ये प्रोजेक्शन कहलाते हैं बेटा जी डेंड्राइट, और ये जो एक बड़ा सा प्रोजेक्शन निकला है बेटा जी ये कहलाता है एक्सोम। इनका नंबर मैनी होता है जबकि इसका नंबर कैसा होता है यहाँ पे सिंगल होता है। तो मैं वर्ड बोलता हूँ बेटा जी द प्रोजेक्शन दैट अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी आर नोन एज न्यूराइट्स। और न्यूराइट्स जो होते हैं बेटा ये दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है डेंड्राइट और बेटा एक का नाम होता है एक्सोम। पहले हम डेंड्राइट की बात करते हैं। डेंड्राइट कैसे है बेटा, यहाँ पे स्मॉल इन साइज है, दिख रहे हैं आपको, ये जो लेबल का रखे हैं यहाँ पे ये बेटा डेंड्राइट है। तो मैं कहूंगा स्मॉल इन द साइज है। अगले मैंने वर्ड बोला बेटा जी मैनी इन नंबर है, और मैं कहूंगा बेटा जी ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, मतलब इसकी ब्रांचिंग हुई रहती है बेटा जी। अब एक्सोम के बारे में देखो बेटा जी यहाँ पे मैं कहूंगा इट इज लार्ज इन साइज है, सिंगल इन नंबर है। बेटा नंबर में कैसा है, सिंगल है। अब बात आती है ब्रांच की, मैं कहूंगा यस इट इज ब्रांच बट ओनली एट द टर्मिनल। एंड में आकर देखो उसकी 3 ब्रांच निकाली, तो मैं कहूंगा यस इट इज टर्मिनल ब्रांच्ड। हो गया। अगले वर्ड को समझते हैं डेंड्राइट के बारे में। डेंड्राइट के अंदर भी सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो उसके पास अपना खुद का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और बेटा जी उसके पास में नीजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब सोचो ना ये सेल है, तो इस सेल के अंदर पूरा सेल ऑर्गेनल्स तो बिखरे पड़े होंगे ना, सेल बॉडी में तो है सेल ऑर्गेनल्स, बट उसके अंदर ही प्रोजेक्शन निकले तो वहां भी तो बेटा जी आपके सेल ऑर्गेनल्स होंगे। तो मैंने क्या बेटा जी डेंड्राइट के अंदर बेटा जी यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, साथ में यहाँ पे बेटा जी आपका नीजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट। इसका मतलब मैं अगर इस हाथ को समझूं तो यहाँ पे अगर इसके और भी यहाँ पे नीजल ग्रेन्यूल होंगे, तो मैं कहूंगा यहाँ पे अगर नीजल ग्रेन्यूल है तो मतलब यहाँ इस एरिया में प्रोटीन अपने आप बन रहा होगा, क्योंकि यहाँ प्रोटीन की फैक्ट्री है बेटा जी यहाँ पे। तो ये प्रोटीन फैक्ट्री अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो मैं कहूंगा प्रोटीन के लिए डेंड्राइट यहाँ पे सेल बॉडी पे डिपेंड नहीं है। बट जब आप एक्सोन के स्ट्रक्चर को देखते हो तो एक्सोन के अंदर बेटा जी यहाँ पे नीजल्स ग्रेन्यूल absent, मतलब राइबोसोम है, ये कोई अलग चीज नहीं है। तो मैं कहूंगी राइबोसोम यहां भी प्रेजेंट है, राइबोसोम ही डेंड्राइट में प्रेजेंट है। मैं कहूंगा अगर डेंड्राइट में राइबोसोम है तो वहां प्रोटीन बनने लग रहा होगा, तो डेंड्राइट उस प्रोटीन को यूज कर सकता है। सेल बॉडी में राइबोसोम है, यहां भी प्रोटीन बनने लग रहा होगा क्योंकि प्रोटीन की फैक्ट्री तो राइबोसोम ही है। बट इस वाले हिस्से में राइबोसोम नहीं है। अब मैं कहूंगा अगर इस हिस्से में राइबोसोम नहीं है तो अगर इस हिस्से को कोई प्रोटीन चाहिए तो वो प्रोटीन के लिए कहां पे डिपेंड है, वो इसी सेल बॉडी पे डिपेंडेंट है। गेटिंग माय पॉइंट। तो मैंने कहा यहाँ पे नीजल ग्रेन्यूल प्रेजेंट है कहां बेटा, डेंड्राइट में, पर नीजल ग्रेन्यूल एब्सेंट है कहां बेटा जी आपके यहाँ पे एक्सोन। अब पॉइंट आता है डेंड्राइट का एक्सोन का फंक्शन क्या है, ये क्यों प्रोजेक्शन निकले। तो अब एक वर्ड को समझते हैं यहाँ पे। डेंड्राइट इज एक्ट एज ए रिसेप्टर। ये किसका काम करता है बेटा जी यहाँ पे, एक्ट एज रिसेप्टर and transfer the message to cell body। जब भी कोई मैसेज आता है उस मैसेज को रिसीव करने का काम कौन करते हैं बेटा जी, डेंड्राइट करते हैं। उस मैसेज को कन्वे कर देते हैं सेल बॉडी के पास, उस मैसेज को कन्वे कर देते हैं टू द सेल बॉडी। अब सेल बॉडी ने क्या किया, उस पे प्रोसेसिंग किया, उस पे एनालिसिस कर एक आंसर को प्रिपेयर किया। अब उस आंसर को दूर लेके जाने का जो काम करता है वो कौन करता है बेटा जी यहाँ पे, एक्सोम। तो मैं कहूंगा ये क्या करता है, इट ट्रांसमिट द मैसेज और इट कैरी द मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये मैसेज को टू द सेल बॉडी लेके आता है, ये सेल बॉडी से अवे लेके जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। मैंने क्या बोला, it carry the message to the cell body but exon carry the message away from the cell body। वो उससे दूर लेके जाता है, कहां, टू द टारगेट सेल या किसी अगले न्यूरॉन के पास या किसी मसल के पास। कहीं भी मैसेज अगर लेके जाना है तो उस मैसेज को लेके जाने का काम कौन करेगा बेटा जी, यहाँ पे आपका डेंड्राइट करेगा। याद रखना हमेशा नर्व इंपल्स का जो ट्रांसमिशन होता है बेटा जो यूनि डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। कैसे बेटा जी, यहाँ पे डेंड्राइट से आता है सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, फिर ये अगले न्यूरॉन के पास आ जाएगा। मैं कहूंगा डेंड्राइट सेल बॉडी एक्सोन।
डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सोन। सेल टू सेल, न्यूरॉन टू न्यूरॉन मैसेज ट्रांसफर हो रहा है। या मैं ये भी कह सकता हूं इस एक्सोन ने मैसेज दे दिया टू द टारगेट, जो भी टारगेट था जहां तक वो मैसेज पहुंचाना था, वो कोई मसल है, वो कोई ग्लैंड है, कुछ भी चीज उसे मैसेज जिसको देना था उसको मैसेज दे दिया, तो वो आगे कुछ भी हो सकता है, बट मैसेज का ट्रांसफर हमेशा कैसा होता है, डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सोन। तो मैसेज को रिसीव कौन कर रहा है, डेंड्राइट कर रहा है। फिर एनालिसिस और थिंकिंग कौन कर रहा है, यहाँ पे सेल बॉडी कर रहा है, और उसे दूर लेके जाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे एक्सोन कर रहा है। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द डेंड्राइट एंड द एक्सोन। तो पेपर में अगर आता है डेंड्राइट क्या है तो बता दो क्या डेंड्राइट क्या है। यहाँ पे एक्सोन की आप उसकी बातें कर लें यहाँ पे, ठीक। अब कुछ और अच्छी बातें करते हैं। ये तो था न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बातें, उसके पार्ट्स की बातें की हमने यहाँ पे। अब एक और वर्ड को जानते हैं। मैं यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड यूज कर लेता हूँ। ये अगर मेरा एक्सोन है तो एक्सोन के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ मैं कहूंगा वो क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे एक्सोन प्लाज्म, एक्सोप्लाज्म, कि भाई ये लिक्विड है कहां भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म जो कहां भरा है बेटा जी एक्सोन, तो नाम करते हैं इसका एक्सोप्लाज्म। वैसे मैं कहूंगा ये जो मेम्ब्रेन है एक्सोन की, मैं कहूंगा इसका नाम होगा एक्सोलीमा। जैसे आप कहते हो सेल मेम्ब्रेन है, वैसे मैंने कह दिया एक्सोन की मेम्ब्रेन, इसका नाम क्या रखा है यहाँ पे एक्सोलीमा। ऐसे स्पेसिफिक वर्ड बोल रहा हूं, ना भी यूज करोगे तो कोई कंफ्यूजिंग नहीं, किस तरह अलग से वर्ड यूज कर रहे हो, बिकॉज एक्सोन एक बड़ा पार्ट है तो हम उसके लिए अलग से वर्ड यूज कर रहे हैं। नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअली है तो ये एक सेल ही ना, कोई सेल अलग अलग तो है नहीं, एक ही सेल के पार्ट है अलग अलग, तो हम उसके अलग अलग नाम रखने की बात कर रहे हैं। अगर नहीं भी रखोगे तो भी नॉट ए बिग डील, चलिएगा। अब एक वर्ड को समझते हैं बेटा जी, सेल बॉडी का वो पार्ट, सेल बॉडी का वो पार्ट जहां से एक्सोन अराइज होता है, मतलब आपको ये बात मैं समझा रहा हूं, ये अगर सेल बॉडी है तो सेल बॉडी का ये वो पार्ट है जहां से एक्सोन क्या हुआ बेटा जी आपका अराइज हुआ है। तो वैसे मैं इस डायग्राम में समझता हूं, ये सेल बॉडी का वो पार्ट है जहां से एक्सोन क्या हुआ बेटा जी आपका अराइज हुआ है। तो मैं कहूंगा द पार्ट ऑफ द सेल बॉडी फ्रॉम वेयर एक्सोन गेट अराइज इज नोन एज एक्सोन हिलॉक। मैं यहां पे वर्ड लिखता हूं बेटा जी, यहां पे कोई आपसे पूछे व्हाट इज एक्सोन हिलॉक, तो आप कहोगे द पार्ट ऑफ द सेल बॉडी फ्रॉम वेयर एक्सोन गेट अराइज। सेल बॉडी से जहां एक्सोन अराइज हो रहे हैं मैं कहूंगा वो पार्ट ऑफ द सेल बॉडी क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे एक्सोन हिलॉक है बेटा, ठीक वर्ड है ये वर्ड आ गया। आप यार इट इज वेरी सेंसिटिव, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है और बड़ा फ्लेक्सिबल सा पार्ट है यहाँ पे जहां से वो आपका अराइज होता है। अगले वर्ड में आते हैं बेटा। अब आपको वर्ड समझना है, न्यूरॉन आर ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सोन। एक्सोन की स्ट्रक्चर के आधार पे न्यूरॉन बेटा दो प्रकार के होते हैं। किस स्ट्रक्चर के आधार पे बेटा जी, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सोन स्ट्रक्चर न्यूरॉन आर ऑफ टू टाइप। क्या क्या टाइप बेटा उसके यहाँ पे हमने कहा चलिएगा उसका नाम पढ़ते हैं यहाँ पे। एक का नाम है बेटा जी यहाँ पे माइलिनेटेड न्यूरॉन, और बेटा एक का नाम होता है यहाँ पे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। एक का नाम होता है माइलिनेटेड, एक का नाम होता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। जरा वर्ड को समझो, आपके 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक में जो डायग्राम बना है वो यही डायग्राम बना है, मतलब उसने यह डायग्राम इस वाला बना रखा है। ये भी क्या होता है उसके जरा वर्ड को समझते हैं, देखिएगा। एक्सोन की मेम्ब्रेन है जो आपने कहा सर एक्सोन लीमा है, इसके बाहर मैंने ऐसे देखो ब्लू कलर का कोई स्ट्रक्चर बनाया है बेटा। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है बेटा जी एक्चुअली क्या है, आपकी माइलिन शीथ। आप कहोगे सर ये क्या है, मैं कहूंगा इट इज ए टाइप ऑफ लिपिड, इट इज ए टाइप ऑफ लिपिड। माइलिन शीथ इज ए टाइप ऑफ लिपिड, ये एक लिपिड है बेटा जी। अगर न्यूरॉन के एक्सोन के बाहर एक लिपिड जमा है और इस लिपिड का कलर होता है बेटा जी व्हाइट, एक व्हाइटिश कलर की अगर फैट जमा है, लिपिड जमा है, तो मैं कहूंगा अगर ये प्रेजेंट है तो ऐसा न्यूरॉन कहलाएगा माइलिनेटेड न्यूरॉन। और अगर ये माइलिन शीथ बेटा अब्सेंट है अराउंड द एक्सोन तो ऐसा न्यूरॉन कहलाता है बेटा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो कोई पूछे आपसे व्हाट इज माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ क्या है, तो इट इज ए टाइप ऑफ लिपिड दैट इज प्रेजेंट अराउंड द एक्सोन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, पहला पॉइंट।
दूसरा पार्ट, इसको बनाता कौन है? तो जरा उस वर्ड को समझना। इस एक्सोन के बाहर एक मैंने जो ग्रीन कलर से बनाया, मैंने कहा यहां पे एक सेल और प्रेजेंट होती है, उस सेल उस लेयर का नाम होता है बेटा जब न्यूरोलीमा। इस वर्ड को समझना बेटा जी। एक्सोन के बाहर मैंने ग्रीन कलर से और कवरिंग बनाई है, इस कवरिंग का नाम होता है न्यूरोलीमा। और यहां पे बेटा एक सेल प्रेजेंट होती है, सेल का नाम होता है सचुआन सेल। साइंटिस्ट के नाम पे नाम रखा हमने सचुआन सेल। तो सचुआन सेल आर द सेल दैट सिक्रीट माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन। इस एक्सोन के बाहर माइलिन शीथ की कवरिंग अगर कोई बना रहा है तो कौन बना रहा है बेटा जी? यहाँ पे सचुआन सेल बनाती है। मैंने दो पॉइंट बोले आपको यहाँ पे। मैंने बोला माइलिन शीथ इज ए टाइप ऑफ लिपिड दैट इज प्रेजेंट अराउंड द एक्सोन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, पहला पॉइंट। सेकंड पार्ट बेटा जी, इट इज सिक्रेटेड बाय द सचुआन सेल that present on the periphery of the neuron axon, that is present on the periphery of the neuron axon की periphery पे वो इन्हें secrete कर रही है। थर्ड पॉइंट आता है what is the function, तो मैं कहूंगा it act as a insulator। आप आगे जाके पढ़ोगे, अभी अगले टॉपिक में पढ़ोगे यहाँ पे नर्व इंपल्स का जो ट्रांसमिशन होता है वो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में होता है बेटा जी। इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में होता है, तो वहां पे एक इंसुलेटर का काम करेगा इंपल्स के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए बेटा जी। वहां पे इंसुलेटर बनेगा, तो कौन बनेगा बेटा जी? यहाँ पे ये बनेगा। तो मैं कहूंगा बेटा जी एक्ट एज ए इंसुलेटर अराउंड द एक्सोन। तो मैंने 3 पॉइंट आपको समझाए अराउंड द माइलिन शीथ। क्या क्या पॉइंट बताया मैंने यहाँ पे? इट इज व्हाइट इन कलर एंड इट इज टाइप ऑफ लिपिड दैट प्रेजेंट अराउंड द एक्सोन। सेकंड मैंने पॉइंट बोला बेटा जी, it is secreted by the Sachwan cell that is present on the periphery of the axon of the neuron। थर्ड मैंने पार्ट बोला बेटा जी यहाँ पे, it act as insulator and prevent the loss of nerve impulse। 3 काम तो मैंने कहा, जिसके भारी माइलिन शीथ है वो न्यूरॉन क्या है बेटा जी? यहाँ पे माइलिनेटेड है, और जिसके भारी ये नहीं है वो क्या है बेटा जी? यहाँ पे नॉन माइलिनेटेड है। पॉइंट समझ में आ गया बेटा जी? चलिएगा अब मैंने यहाँ पे जो वर्ड लिखा देखिएगा। अब एक और पॉइंट को समझते हैं। माइलिन शीथ लगातार नहीं होती है, टुकड़ों में होती है। माइलिन शीथ लगातार नहीं, ऐसा नहीं हो रहा कि सर पूरे के पूरे एक्सोन के बाहर एक ऐसे माइलिन शीथ लग गई हो, ऐसा नहीं हो रहा है। माइलिन शीथ टुकड़ों में लगती है। टुकड़ों में क्यों लगती है वो बातें आपको नर्व इंपल्स में समझाऊंगा, बातें क्या होंगी बेटा जी यहाँ पे। क्योंकि इंपल्स के ट्रांसमिशन के लिए कहीं ना कहीं जगह चाहिए उसे यहाँ पे, तो वो एक जरूर था वहां पे जहां पे आपके सोडियम वगैरह का ट्रांसफर होगा, वो बातें हम इंपल्स में करेंगे। बट फिलहाल पॉइंट को समझ, मैंने क्या बोला, माइलिन जो शीथ है वो एक कॉन्टिन्यूअस लेयर नहीं है बेटा, वो कैसे यहाँ पे वो पीसेस में है। तो मैं कहूंगा 2 माइलिन शीथ के बीच में ये जो जगह है, 2 माइलिन शीथ के बीच में जो एक छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सी जगह है, उस जगह को हम बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे नोड ऑफ रेनिवर। तो आप एक पॉइंट लिख लेना यहाँ पे नोड ऑफ रेनिवर। इट इज अ स्मॉल स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द माइलिन शीथ ऑन द एक्सोन। 2 माइलिन शीथ के बीच में छोटी सी जो जगह बच गई बेटा जी, वो जगह यहाँ पे क्या है बेटा जी? नोड ऑफ रेनिवर। इसका फंक्शन आपको आगे जब इंपल्स वाला डायग्राम आएगा, इंपल्स वाला टॉपिक आएगा, वहां समझाऊंगा इसमें क्या हेल्प होगी इसके यहाँ पे। बट पॉइंट को समझो यहाँ पे, नोड ऑफ रेनिवर क्या है बेटा जी? ये वो पॉइंट है एक्सोन पे जहां पे माइलिन शीथ क्या है बेटा जी? आपकी absent। इट इज द पार्ट ऑन द एक्सोन, इट इज द प्लेस ऑफ द एक्सोन, प्लेस ऑन द एक्सोन वेयर माइलिन शीथ इज absent। जहां पे माइलिन शीथ absent है, मैं उस पॉइंट को क्या बोलना बेटा जी? यहाँ पे न्यूरॉन का नोड ऑफ रेनिवर है बेटा जी। तो देखिएगा मैंने आपके यहाँ पे क्या क्या पॉइंट लिख रखे हैं। न्यूरोप्लाज्म क्या होता है समझ में आ रहा है बेटा जी? डेंड्राइट क्या होते हैं समझ में आया बेटा जी? यहाँ पे न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल सेल के एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। निजल ग्रेन्यूल के समझा दिया मैंने आपको, सेल बॉडी एक पूरा कंपोनेंट का नाम है यहाँ पे। हिलोक वो पॉइंट है जहां से बेटा जी आपका यहाँ पे एक्सोन अराइज होता है। माइलिन शीथ एक आपकी लिपिड की कवरिंग है जो एक्ट करती है इंसुलेटर और बनाई जाती है बाय द सचवान सेल। न्यूरोलीमा इट इज अनदर कवरिंग दैट इज फॉर्म बाय द सचवान सेल। ये आपकी दूसरी कवरिंग जो सचवान सेल के द्वारा बनाई जा रही है बेटा जी। अगला आपको बोला नोड ऑफ रेनिवर हो गया। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। ये जो एक्सोन का टर्मिनल है बेटा जी डिवाइड हो जाता है, और जो बिल्कुल एंड ऑफ द एक्सोन होता है बेटा वो स्वेलन होता है। तो हम स्वेलन पार्ट का नाम रखते हैं बेटा जी यहाँ पे सिनेप्टिक नोड। क्यों रखा है सिनाप? क्योंकि यहाँ पे बेटा जी वेसिकल्स बैठे हुए हैं जो इंपल्स के ट्रांसमिशन में एक पार्ट से अनदर पार्ट में ले जाने में हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे अभी क्लियर होगा थोड़ी देर बाद ही आपको बेटा, अगले टॉपिक में तो बातें क्लियर होगी।
ये स्ट्रक्चर है बेटा जी किसका, यहाँ पे आपके न्यूरॉन का। अब एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको समझना है, क्या मैंने ऐसा कहा कि इस, या मैं इनके डिफरेंस की अगर बात करूं तो मैं अगर बोलूं यहाँ पे कि यहां माइलिन शीथ प्रेजेंट है और यहां माइलिन शीथ अब्सेंट है, पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट अगर पॉइंट में कहूं यहाँ बेटा जी न्यूरोलिमा दोनों में होगी किसी एक में होगी, तो पॉइंट ये याद रखना है न्यूरोलिमा इज प्रेजेंट आइदर इट्स माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, कोई भी हो यहाँ पे न्यूरोलिमा होगी और सचवान सेल तो प्रेजेंट है ही है, बट अगर सचवान सेल वहां प्रेजेंट और उसने बनाया माइलिन शीथ तो वो माइलिनेटेड बनता है। और ऐसा भी होता है न्यूरॉन के पास सचवान सेल प्रेजेंट है बट वो नहीं बना रही तो वो बनता है नॉन माइलिनेटेड। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि इस न्यूरॉन के बारे में इसका मतलब न्यूरोलिमा ही क्या है बेटा, अब्सेंट। मैं कहूँ नहीं, न्यूरोलिमा तक वो कवरिंग है, वो लेयर है जो सचवान सेल ने बनाई है। न्यूरोलिमा तो लेयर है बेटा जो सचवान सेल ने बनाई है, और सचवान सेल का फंक्शन है क्यों माइलिन शीथ बनाए, बट अगर नहीं बनाता है तो इन दैट कंडीशन में न्यूरॉन बन जाता है बेटा यहाँ पे कौन सा, नॉन माइलिनेटेड। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप ये कहोगे सर नॉन माइलिन वाले में माइलिन शीथ अब्सेंट है तो सचवान सेल भी अब्सेंट, नहीं मेरे भाई, सचवान सेल तो वहां प्रेजेंट है बट इन दैट पर्टिकुलर न्यूरॉन वो बना नहीं रही है क्या बेटा यहाँ पे माइलिन शीथ को, बट प्रेजेंट वो है। यहां नोड ऑफ रेनिवर होता है, यहां नोड ऑफ रेनिवर क्या है बेटा जी आपका, अब्सेंट है। गेटिंग माय पॉइंट, नोड ऑफ रेनिवर कह सकते हो सर आप। अगर हम यहाँ पे नॉन माइलिन वाले की बात कर रहे होंगे तो डेफिनेटली जब अगर ये माइलिन शीथ नहीं होगी तो पूरी की पूरी जगह पे क्या है बेटा, माइलिन शीथ अब्सेंट है, तो मैं कहूंगा वहां पे नोड ऑफ रेनिवर अब्सेंट है। किसके केस बेटा जी, यहाँ पे नॉन माइलिन वाले में यहाँ पे नोड ऑफ रेनिवर क्या है, प्रेजेंट है। बट याद रखना न्यूरोलिमा इज प्रेजेंट इन बोथ माइलिनेटेड एज वेल एज बेटा जी नॉन माइलिनेटेड वाले दोनों केस में न्यूरोलिमा तो क्या है बेटा आपके प्रेजेंट है ही है। इट्स ऑल अबाउट द न्यूरॉन स्ट्रक्चर। ये हमने किसकी बात की है बेटा, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की बात की है। चलिए इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक लेक्चर नहीं बनाते हैं आपके लिए, ज्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं, छोटा वीडियो रखते हैं यहाँ पे। इसमें हम इतनी सी बातें करते हैं। अगली वीडियो में बेटा जी हम बातें करेंगे यहाँ पे न्यूरॉन की इवोल्यूशन के बिहाफ पे क्या क्या यहाँ पे टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हम उनकी बातें करेंगे बेटा जी। यहाँ पे नर्व फाइबर कैसे कैसे होते हैं, न्यूरॉन फंक्शन के बिहाफ पे कैसे कैसे होते हैं, हम उनकी बातें करेंगे बेटा जी। जब तक आप इसको देखिएगा, नोट्स बेटा जी अच्छे से बनाइएगा, कोई डाउट हो तो बेटा जी पूछिएगा। चलिएगा।